क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर। अब आप हमेशा याद रखिएगा ये जो लास्ट ईयर है यह पास्ट टेंस का टाइम है। किसका है? यह पास्ट टेंस का टाइम है, यानी जहां पर भी लास्ट ईयर आएगा हमेशा याद रखिएगा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज और यहां पर याद रखना है बेटा, व्हेन क्या है? यहां व्हेन कंजंक्शन है, और याद रखिएगा कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? इसके बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर कंजंक्शन आया है तो कंजंक्शन के बाद में क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्लॉज कहते हैं। तो बेटा यहां पर देखिए ये व्हेन क्या है? ये व्हेन कंजंक्शन हो गया। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट में क्या आएगा? यहां पर आई आना चाहिए, और इसके बाद में क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। इट मीन्स पहले आई आएगा, और लास्ट ईयर अगर आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वह कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सी वाला हो जाएगा। तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। तो हमेशा याद रखिएगा कि कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ व्हेन कंजंक्शन है तो यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद कंजंक्शन के बाद में ये जो क्लॉज आएगा वो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, और असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वेयर आई व्हेन आई वेंट हो जाएगा। अगर हम इसको और अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करके हर वर्ड का आइडेंटिफाई करना चाहें तो यहाँ पर वर्ब के ठीक पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ आई क्या है? प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन आया है तो सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, तो आई सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर डू क्या है? ये डू हेल्पिंग वर्ब है, और डू के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? डू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो रिमेंबर क्या है बेटा? रिमेंबर यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और नॉट क्या कर रहा है? ये नॉट जो है यह रिमेंबर को क्वालिफाई कर रहा है। तो वह वर्ड जो क्या करे? वर्ब को क्वालिफाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो नॉट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एग्जैक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है? रिमेंबर को। रिमेंबर क्या है? वर्ब है। तो वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा, जो क्वालिफाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब के लास्ट में क्या आता है? यल वाई होता है। हमेशा याद रखिएगा अगर एडजेक्टिव के लास्ट में यल वाई आया है तो वह क्या कहलाता है? वह एडवर्ब कहलाता है। तो यल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब कहलाता है। व्हेन कंजंक्शन है, और व्हेन कंजंक्शन है इसके बाद में आई क्या है? आई यहाँ सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और याद रखिएगा बेटा गो के बाद में गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गो के बाद में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गो डायरेक्शन को बतलाता है, इसलिए डायरेक्शन के लिए टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये शिमला जो हो गया ये टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये लास्ट ईयर यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है उस सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है, इसलिए लास्ट टाइम क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स।
अब आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस आया है या फॉर आया है तो याद रखिएगा बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस या फॉर के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? या तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा, और या तो किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब तीनों में से एक कोई आएगा, लेकिन यहां पर याद रखेगा कि पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों से वह इस मकान में अब भी रह रहा है, मीन्स मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या हो जाएगा? हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा। वॉज लिविंग होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, हैड बीन लिविंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट का सेंस है, वह पिछले 10 वर्षों से अब भी इस मकान में रह रहा है। यहाँ पास्ट का कोई सीक्वेंस नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। अब इसका हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। अब इस लिविंग के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ बीन लिविंग। तो हैज यहाँ वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब प्रोनाउन है, और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है। अब देखिए हैज बीन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और हैज बीन के बाद में V4 का प्रयोग किया जाता है। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। याद रखना बेटा प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट 2 शब्दों में आया है तो लास्ट वाला जो वर्ड होता है वह नाउन होता है, और उसके पहले वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ये दिस क्या कर रहा है? ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। सो दिस इज हियर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इफ देयर आर 2 words in place of an object, then the last word is a noun and first word is adjective because it qualifies to noun. अब फॉर क्या है यहाँ पर? फॉर प्रेपोजिशन है बेटा। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो फॉर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स में आया है बेटा। तो लास्ट वाला वर्ड क्या होगा बेटा? नाउन होगा, और उसके पहले वाला वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। 10 के बाद में आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल आता है, इसलिए 10 के बाद देखिए यर्स यहाँ प्लूरल आया है। ये पास्ट भी क्या कर रहा है? यर्स की विशेषता बतला रहा है, यर्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए पास्ट भी क्या हो गया? पास्ट भी यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है। ये दा किसके लिए आया है? यर्स के लिए आया है। तो लास्ट हो गया, पास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। आई होप इसका पोस्टमार्टम भी अब हो गया। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इज लिविंग के स्थान पर हैज़ बीन लिविंग होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर प्रेपोजिशन आया है। तो सिंस और फॉर के बाद में अगर टाइम आया है, यहाँ पर ए भी ऐड कीजिएगा, सिंस और फॉर के बाद में अगर टाइम आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंस और फॉर, और देखिए फॉर के बाद में क्या है? द पास्ट 10 ईयर्स, यह क्या है? यह टाइम है। तो याद रखना बेटा सिंस के साथ या फॉर के साथ अगर टाइम आ गया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ हम सीक्वेंस देखेंगे। अगर प्रेजेंट का सेंस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट का सेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर का सेंस होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। उसका हम सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, हम चलते हैं 11 पर।
क्वेश्चन नंबर ये 11 आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। अब याद रखिएगा मैंने आपको बताया था अगर कहीं भी आ गया है लुक आ गया है या सी आया है या क्या आया है हियर आया है या क्या आया है स्मेल आया है, ठीक है ना। लुक हो गया, सी हो गया और हियर हो गया, स्मेल हो गया और क्या हो गया बेटा, टेस्ट हो गया और यहाँ से रिसेंबल हो गया या क्या हो गया, नो हो गया, ठीक है ना, या क्या हो गया, फील हो गया, ओके, या लव हो गया या हेट हो गया, ओके, लव हो गया, हेट हो गया, थिंक हो गया या क्या हो गया, बिलीव हो गया, एटसेट्रा। इन सभी वर्ब्स का प्रयोग याद रखिएगा V1 प्लस ing फॉर्म में नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग V1 में किया जाता है। इनको हम कहेंगे मेंटल वर्ब्स। इनका जो एक्शन होता है उनका एक्शन माइंड से होता है, इसलिए इनका प्रयोग जो है V1 प्लस ing कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, क्योंकि इनसे फिजिकल एक्शन नहीं होता है, इन वर्ब से मेंटल एक्शन होता है। तो मेंटल एक्शन के लिए हम V1 यानी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रिसेंबलिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ही रिजेंबल्स हो जाएगा। अब रिजेंबल्स मीन्स क्या होता है, टेक आफ्टर होता है। रिजेंबल मीन्स क्या होता है, टेक आफ्टर होता है। टेक आफ्टर मीन्स क्या होता है, किसी के समान दिखाई देना, किसी के सादृश्य या किसी के समान दिखाई देना हम कह सकते हैं। तो रिसेंबल मीन्स क्या होता है, टेक आफ्टर होता है। अब जैसे सी रिजेंबल्स हर मदर, वह अपनी माँ के समान हूबहू दिखाई पड़ती है, उसकी शक्ल सूरत उसकी माँ की तरह है। जैसे ही रिसेंबल्स हिज फादर, अगर हमने कह दिया ही रिजेंबल्स हिज फादर, इसका मतलब ये है कि वह हूबहू अपने पिता के शक्ल की तरह दिखता है, मतलब उसकी शक्ल उसके पिता की शक्ल सेम है। तो ये हो गया टेक आफ्टर, याद रखिएगा। तो ही रिजेंबल्स हिज फादर, अच्छा हाँ सेम वही देखिए आया भी है। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। वर्ब के पहले क्या आएगा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। तो ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए देखिए वर्ब जो आया है यह सिंगुलर वर्ब आया है। वर्ब में अगर एस ऐड है तो वह सिंगुलर वर्ब होता है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, अगर ऑब्जेक्ट दो शब्दों में आया है तो लास्ट वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, और उसके पहले वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो वर्ब के ठीक पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, वर्ब के ठीक बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो ही रिसेंबल्स हिज फादर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 5 years ago on this time I am sitting। बेटा यहाँ पर देखिए आपको हिंट मिल रहा है एगो। एगो का प्रयोग जो किया जाता है वो किस टेंस में प्रयोग किया जाता है, एगो का प्रयोग किया जाता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, यानी एगो का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो एम आया है इसके स्थान पर पास्ट टेंस की वर्ब होना चाहिए, क्योंकि एम जो है ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम, ये एगो क्या है, यह टाइम है और ये पास्ट का टाइम है।
तो जब ये पास्ट का टाइम है तो मतलब यहां पर जो टेंस आना चाहिए वो पास्ट का आना चाहिए। तो यहां आई के साथ में वाज का प्रयोग होना चाहिए, आई वॉज सिटिंग, यानी हमारा जो ऑप्शन है यह ए है। अच्छा, ये सेट V2 ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी का सेंस है। कह रहा है 5 वर्ष पहले इसी दिन मैं एक छोटी जापानीज कार में बैठा हुआ था, मतलब कॉन्टिन्यूटी का सेंस है। अगर सेट कर देंगे V2, ये फिनिश्ड एक्शन है। यह एक्शन कैसा है? फिनिश्ड एक्शन है, या हम कह सकते हैं कंप्लीटेड है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वह फिनिश्ड या कंप्लीटेड, मतलब कार्य समाप्त हो गया होता है। लेकिन 5 वर्ष पहले इसी दिन मैं एक छोटी जापानी कार में बैठा हुआ था और ड्राइविंग कर रहा था पोलैंड के एक तरफ से दूसरे तरफ, और कहाँ जा रहा था मैं? बर्लिन जा रहा था। क्लियर हो गया? तो यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। अगर आप चाहें तो आप पोस्टमार्टम के थ्रू आप हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है, क्यों है, कैसे है, विद साइंस, विद लॉजिक। कौन सा वर्ड नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है। बस उसके लिए आपको केवल एक ट्रिक, एक फार्मूला याद करना होगा। किसी भी सेंटेंस में वर्ब आएगा, वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा बेटा, या तो नाउन होगा, या तो क्या होगा, या प्रोनाउन होगा। वर्ब अथवा प्रेपोजिशन हमेशा याद रखिएगा बेटा, वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा बेटा, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ये वर्ब में मैं टीबी यानी ट्रांजिटिव वर्ब की बात करूंगा। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब अथवा और प्रेपोजिशन के बाद फिक्स है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर आप चाहें तो बिना ग्रामर, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े हुए आप यहाँ पर हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? चलिए मेरे साथ आप समझिए। 5 years ago, 5 वर्ष पहले, ये तो बेटा टाइम है। अब याद रखना बेटा, टाइम जो होता है वो तो फ्री होता है, वो स्वतंत्र होता है, सबसे मोस्ट पावरफुल होता है, वो कहीं भी अप्लाई हो सकता है, सेंटेंस में आगे या सेंटेंस में पीछे। तो 5 years ago यह क्या है? यह पास्ट का टाइम है, 5 वर्ष पहले। जहाँ पर भी 5 years ago आ जाएगा याद रखना उसमें टेंस पास्ट आएगा। अच्छा, ये ऑन क्या है? ये प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट 2 शब्दों में आया है तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा बेटा, और उसके पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो ऑन प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट 2 शब्दों में आया है, दिस और डेट। मैंने कहा बेटा अगर ऑब्जेक्ट 2 शब्दों में आया है तो लास्ट वाला वर्ड जो होगा वह नाउन होता है, और उसके पहले वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर दिस को हम क्या कहेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और डेट को क्या कहेंगे? यह नाउन है और ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? इसके बाद याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग, शुरुआत प्रेपोजिशन से होती है तो याद रखिएगा बेटा प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और जहाँ पर वह ऑब्जेक्ट एंड होता है सेम वहीं पर एक नाउन और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और वही सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एक नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो देखिए वाज यहाँ वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, तो आई क्या हो गया? यहाँ सब्जेक्ट हो गया। तो आई के साथ में वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वाज के बाद में वर्ब का 4th फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इन क्या है? यहाँ पर प्रेपोजिशन है। अब देखिए इन प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट 1 2 3 4
अब देखना बेटा, यहाँ इन प्रेपोजिशन के बाद में 4 शब्दों में ऑब्जेक्ट आया है, तो अगर ऑब्जेक्ट 4 शब्दों में आया है, कितने 4 वर्ड्स में आया है, तो लास्ट वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, और उसके पहले क्या होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा कार क्या है, ये कार नाउन है, और ये कार जो नाउन है यह इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और नाउन के पहले आने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता है, जापान नाउन होता है, जापानीज जो है ये एडजेक्टिव होता है। ये जापानीज किसकी विशेषता बतला रहा है, कार की, तो जापानीज क्या हो गया, एडजेक्टिव। मान लीजिए आपके एग्जाम में जापानीज के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया, यह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद इस्माल, इस्माल भी क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बतला रहा है, कार की विशेषता बतला रहा है, तो कार नाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। बेटा ए एन द ये आर्टिकल होते हैं, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और ये किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो याद रखना बेटा ए और एन का प्रयोग जो किया जाता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। जैसे अगर हमें कहना हुआ आई हैव कार, तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, आपको कहना पड़ेगा बेटा आई हैव अ कार कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, अ कार, क्योंकि कार जो है यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो यहाँ कार जो है इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। याद रखिएगा बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग अवश्य प्रयोग किया जाता है। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, ये ड्राइविंग ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या है, यह नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट के रूप में यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर ते हुए आ जाएगा, जहाँ पर ते हुए आ जाएगा वह जो होता है वह होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और यह काम किसका करता है बेटा, एडजेक्टिव का करता है। तो ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाते हुए, चलाते हुए मतलब कार को चलाते हुए ते हुए आएगा। तो याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट के रूप में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ ड्राइविंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्रॉस क्या हो गया बेटा, यहाँ प्रेपोजिशन हो गया। एक्रॉस क्या हो गया, प्रेपोजिशन। अब इसको हम रिमूव करके फिर हम आगे बताते हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं बचा है। चलिए अब देखिए, एक्रॉस क्या है, एक्रॉस यहाँ पर है हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। एक्रॉस प्रेपोजिशन है। एक्रॉस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है किसी एक पॉइंट, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी के ऊपर एक पुल है, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज एक्रॉस द रिवर। मतलब नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर एक पुल है, तो उसके लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। या हम यहाँ पर ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे एक्रॉस का प्रयोग करिए चाहे आप ओवर का प्रयोग करिए। ओवर जो होता है ये वर्टिकल पोजीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर दो नाउन वर्टिकल पोजीशन में होते हैं वहाँ ओवर का प्रयोग किया जाता है, और एक्रॉस का प्रयोग वहाँ किया जाता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब 5 वर्ष पहले इसी डेट को मैं पोलैंड के एक छोर से दूसरे छोर जा रहा था। इसके बाद टूवर्ड्स भी क्या है,
ये टूवर्ड्स भी है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो बर्लिन जो है क्या हो गया, इस टूवर्ड्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, अक्रॉस प्रेपोजिशन हो गया, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पोलैंड हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो पोलैंड नाउन है और ये अक्रॉस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बर्लिन जो है यह नाउन है, यह टूवर्ड्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टूवर्ड्स जो है ये बर्लिन है, सॉरी टूवर्ड्स जो होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है वह डायरेक्शन के लिए किया जाता है। मतलब मैं पोलैंड को एक छोर से, एक सीमा से दूसरी सीमा को क्रॉस किया, इसलिए अक्रॉस आ गया, और फिर आगे क्या आ गया, बर्लिन आ गया, और फिर मैं बर्लिन की तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहा था, बर्लिन की तरफ जा रहा था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 पर आगे, आफ्टर आई सेव्ड सम मनी, आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो एब्रॉड। मतलब मैं पहले पैसा बचाऊंगा फिर मैं विदेश जाऊंगा। समझ में आई बात? ये बेटा देखिए, आई शैल गो टू एब्रॉड, याद रखिएगा बेटा, प्रेजेंट टेंस के साथ में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के साथ में फ्यूचर टेंस, याद रखिएगा बेटा, प्रेजेंट टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फ्यूचर से होता है। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को क्या कहा जाता है, भाई कहा जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जो भी एक्शन होगा उसका रिजल्ट कब मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में। इसलिए याद रखिएगा, प्रेजेंट का कभी भी रिलेशन जो होता है वह पास्ट से नहीं होता है, प्रेजेंट का रिलेशन हमेशा फ्यूचर से होता है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर हमारा ये फ्यूचर टेंस आया है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ सेव्ड जो है यह वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस आया है, इसका मतलब गलत हो गया। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। तो शुड हैव, देखिए ये शुड हैव का प्रयोग भी किस में किया जाता है, यह पास्ट टेंस में किया जाता है, ये भी नहीं होगा। शैल सेव, अब भाई दो दो फ्यूचर टेंस नहीं आएंगे, एक प्रेजेंट होगा दूसरा फ्यूचर होगा, इसका मतलब यह ऑप्शन हमारा यह सी वाला करेक्ट है। आफ्टर आई हैव सेव्ड, तो आई हैव सेव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, मतलब पैसे, पहले मैं पैसे को बचाऊंगा फिर मैं विदेश जाऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है कंप्लेशन के लिए। किसके लिए, कंप्लेशन के लिए किया जाता है या रिजल्ट के लिए किया जाता है। कंप्लेशन या रिजल्ट का मतलब ये होता है जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है, जब रिजल्ट मिल जाता है तब वो परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो पहले मैं पैसे को बचा लूँगा, पैसे बचाने का एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा पैसे बचाने का, फिर मैं अब्रॉड जाऊंगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, शुड हैव पास्ट में नहीं आएगा। और जब यहाँ शैल और V1 फ्यूचर एक आ गया है तो दूसरा वाला जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट में आएगा। तो फ्यूचर टेंस के साथ में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो पोस्टमार्टम हम इसको करते हैं ऐसे, चलिए। आफ्टर क्या है बेटा, आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है। क्या है बेटा, कंजंक्शन है। याद रखना बेटा, कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम क्लॉज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन, तो आई क्या हो गया, आई यहाँ हो गया सब्जेक्ट, और मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब, तो हैव हो गया यहाँ हेल्पिंग वर्ब। हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो सेव्ड यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद सेव्ड के बाद में ये मनी जो आ गया, इस सेव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि सेव्ड जो है यह ट्रांजिटिव वर्ब है। और हमेशा याद रखिएगा बेटा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में
ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य किया जाता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या तो क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है। तो मनी जो है इस सेव्ड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत स्टार्टिंग आफ्टर कंजंक्शन से हो रही है तो जहां से दूसरा वाला क्लॉज शुरू होगा, मतलब क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जहां से दूसरा सेंटेंस दूसरा क्लॉज शुरू होगा उसके पहले कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए कॉमा क्या है यहाँ, इसको हम कंजंक्शन मान सकते हैं। समझ में आई बात। तो आप कॉमा को क्या मान सकते हैं, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, तो वर्ब के पहले आने वाला शब्द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अब आई के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, शैल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में एब्रॉड, गो के बाद में याद रखेगा टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा अगर एब्रॉड आया है, क्योंकि एब्रॉड जो है यहाँ पर एक तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में प्रयोग किया गया है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण हमेशा याद रखना गो के बाद में टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने कह दिया आई गो टू होम, ये हमेशा सेंटेंस गलत होगा बेटा। गलत क्यों होगा, क्योंकि होम जो है यह यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह आया है। तो एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आई गो होम होगा। लेकिन अगर आपने इसी को कर दिया आई गो माई होम, अगर आपने यहाँ होम के पहले माई लगा दिया, इसका मतलब होम यहाँ पर नाउन हो गया और माई जो है इस होम को क्वालिफाई कर रहा है, तो माई यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो होम यहाँ नाउन है। अब आपको यहाँ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है आई गो होम, होम यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ आई गो टू माई होम, अब होम के पहले माई आ गया तो होम वहाँ नाउन हो गया। तो अब गो के बाद में अगर नाउन आया है तो फिक्स है टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर एब्रॉड भी होता है, जो सेंस यहाँ पर होम का है वही एब्रॉड का है। तो एब्रॉड यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब होने के कारण यहाँ गो के बाद में टू का प्रयोग नहीं किया गया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। याद रखना बेटा, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्बियल फ्रेज से हो रही है, किससे हो रही है, PHR एडवर्बियल फ्रेज से हो रही है, या किसी भी सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग हो रही है एडवर्ब से, तो याद रखिएगा दोनों के कंडीशन में सबसे पहले वर्ब आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वंस मोर, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रहा है या एडवर्बियल फ्रेज अगर आप ना पहचान पाएं तो याद रखना टाइम, टाइम या प्लेस मतलब समय या स्थान, बस यही याद रखिएगा। अगर कोई भी वो शब्द या शब्द समूह, कोई भी वर्ड या फ्रेज, कोई शब्द या शब्द समूह अगर समय या स्थान की विशेषता बतला रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ पर ओनली व्हेन यू लेफ्ट, ये क्या है बेटा, ये एडवर्बियल फ्रेज है। जब आप गए, मतलब हम और आप दोनों लोग साथ साथ बैठे थे, जब आप मुझे छोड़े, इसका मतलब जब आप उठ करके चले गए तभी मैं सोया। तो ये ओनली व्हेन यू लेफ्ट, ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो एडवर्बियल फ्रेज के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। इसका मतलब यहाँ आई नहीं आएगा और यहाँ डिड भी नहीं आएगा, क्योंकि डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा,
आई होगा और जब हम डिड को रिमूव करेंगे तो स्लीप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आई स्लेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वह ए वाला होगा। वंस मोर, इसको फिर से देखिएगा, ओनली व्हेन यू लेफ्ट, ये एडवर्बियल फ्रेज है, यह समय की विशेषता बतला रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो ओनली व्हेन यू लेफ्ट यह एडवर्बियल फ्रेज है, तो इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा। सॉरी, ये गलत हो गया, यहां आई स्लेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, डिड आई स्लीप होगा। क्या होगा, डिड, हमने कहा पहले वर्ब आएगा, तो वर्ब में क्या आ गया, डिड आया। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आई, और डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। तो डिड आई स्लीप होगा। यह हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ए वाला नहीं होगा। ओनली व्हेन यू लेफ्ट डिड, ओनली व्हेन यू लेफ्ट डिड आई स्लीप, मतलब जब आप गए तभी मैं सोया। जब, या देखिए यहाँ जोर दे करके बोला जा रहा है, जब आप गए तभी मैं सोया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने सही लिखा था, एडवर्बियल फ्रेज के बाद में वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ हमने सब्जेक्ट पहले कर दिया था और वर्ब बाद में, है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या आ गया हमारा, यह डिड आया, सब्जेक्ट क्या आया, यहाँ आई आया, और डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ स्लीप जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड आई स्लीप होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह कौन सा हो जाएगा, यह बी वाला, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट। तो ये इन्वर्जन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन हमारा बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि पहले एडवर्ब आएगा या एडवर्बियल फ्रेज आएगा और फिर वर्ब आएगा, वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो पहले मेन वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। In a few minutes time, when the clock strikes 6, I would be waiting here for an hour. बेटा यहाँ for आया है कि नहीं आया है, और यहाँ an hour क्या है, यहाँ टाइम है कि नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा कि since और for अगर इनके साथ में टाइम का प्रयोग किया गया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, यह फ्यूचर भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्राइक्स जो है यह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अगर हम कहें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। तो ये कौन सा टेंस होता है बेटा, यह होता है हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। तो जब हमारा एक वर्ब यहाँ प्रेजेंट टेंस में आया है तो इसका मतलब आगे जो आने वाला वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं आया है, लेकिन याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं होगा, और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन किससे होता है, फ्यूचर से होता है। अभी मैं बताया हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अगर एक वर्ब प्रेजेंट टेंस में आया है तो दूसरा फ्यूचर में भी आ सकता है। तो मान लीजिए कोई ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, करेक्ट, बी। तो इन अ फ्यू मिनट्स टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 6 आई शैल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर। तो प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट से भी होता है और फ्यूचर से भी होता है। अगर प्रेजेंट नहीं आया है तो हम फ्यूचर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एक बार इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इन प्रेपोजिशन है
प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट ये 3 वर्ड्स में आया है। एक बार मैं इसको डिलीट करके फिर से मैं पोस्टमार्टम करता हूं। चल, इन क्या है, यहां प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कितने शब्दों में आया है, यह 3 शब्दों में आया है। तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है और उसके पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। फ्यू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है और आ फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। आ फ्यू के बाद में नाउन हमेशा याद रखना प्लूरल आता है, ठीक ना। आ फ्यू मिनट्स टाइम। अब देखिए यहाँ टाइम भी क्या है, यह टाइम भी हमारा नाउन है। अब याद रखना बेटा, यहाँ ये एपोस्ट्रॉफी यस आया है, ये एपोस्ट्रॉफी यस होता है या हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। इसका प्रयोग जो किया जाता है वह का की के का सेंस किया जाता है 5 मिनट के टाइम, 5 मिनट के टाइम में। तो याद रखना, जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस या एपोस्ट्रॉफी आता है उसको हम पजेसिव नाउन कहते हैं। और हमेशा याद रखना, पजेसिव नाउन जो होता है उसका प्रयोग जो होता है वह एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मिनट्स में यहाँ ये एपोस्ट्रॉफी आया हुआ है, इसका मतलब ये पजेसिव नाउन है। जैसे पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है वैसे पजेसिव नाउन भी एडजेक्टिव होता है। अब याद रखिएगा, यहाँ व्हेन क्या है, कंजंक्शन है, और यहाँ क्लॉक क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ये स्ट्राइक क्या है, ये वर्ब है। अब क्लॉक यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्ट्राइक्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। जिस क्लॉक की बात की जा रही है वह पार्टिकुलर है, वह जो है डेफिनेट है, इसलिए आर्टिकल द आ गया। इसके बाद स्ट्राइक यहाँ वर्ब है, तो यहाँ 6 जो है, ये 6 के बाद यहाँ पर ओ क्लॉक छिपा हुआ है। इसका मतलब 6 ओ क्लॉक क्या हो गया, वह ऑब्जेक्ट हो गया किसका, स्ट्राइक वर्ब का, मतलब 6 बजे। तो ओ क्लॉक यहाँ पर क्या हो गया, ओ क्लॉक नाउन हो गया और 6 यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। कभी कभी जो है एडजेक्टिव में नाउन हिडन होता है, तो 6 का मतलब 6 बजे की बात हो रही है, 6 बजे, तो यहाँ बजे हिडन है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से हो रहा है तो जहाँ से दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब शुरू होगा उसके पहले याद रखना कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अब आई क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी वाला। तो शैल हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। और शैल हैव बीन के बाद में V4 का प्रयोग किया जाता है। अब हियर किसकी विशेषता बतला रहा है, ये हियर विशेषता बतला रहा है वेटिंग का। तो वेटिंग वर्ब है, तो वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको एडवर्ब कहेंगे। ये फॉर क्या होता है, ये फॉर होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आवर क्या हो गया, यहाँ पर यह फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो एन का जो सेंस होता है वह वन का सेंस होता है। वन या एन का मतलब क्या हो गया, एक हो गया, और ये क्या होता है, यह एडजेक्टिव होता है। तो एन क्या हो गया, यहाँ पर यह आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल जो होता है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए एन का सेंस वन का है, तो वन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसी तरह से एन भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर यह है आवर, क्या है यहाँ आवर। अब यहाँ पर आ का सेंस है, जब जहाँ पर आ से लेकर के औ का साउंड होगा तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एन का, और जहाँ पर का से लेकर के ज्ञा का साउंड होगा तो वहाँ हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आवर में आ आया है, इसलिए उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे उसके पहले हम प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन।